गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जतीन कुमार गुड इवनिंग भाई। हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारा, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। देखो हमारा वन लाइनर बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस। ठीक है, यदि आप पुराने एग्जाम उठा के देखोगे तो क्वेश्चन यहीं से होके गुजरता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे एनसीईआरटी बेस सारे क्वेश्चन होंगे, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। ठीक है, अब ये हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम हुए थे तो वहां पर भी जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे थे 9th 10th के, तो वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। तो ये हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके ये आपके लिए स्पेशल है, ये क्लास लेकर आए हैं। दूसरी बात ये है खासियत है, जब कोई हाई लेवल का क्वेश्चन हो +1 और +2 का, उसके छोड़ के आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो स्पेशल है, वो एनसीईआरटी बेस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखोगे अभी और भी हमारा इसके अंदर जो क्लासेज होगी, तो बेशक जनन तंत्र से क्वेश्चन आया हो, प्लेसेंटा से, तो वो भी इसी के अंदर मिलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमारा टॉपिक देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। मरासमस रोग एक तो होता है क्वासियोरकर और एक होता है मरासमस। तो आप देखोगे मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, वह मिलेगा प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से मिलेगा, प्रोटीन की कमी से। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एचएससी क्लर्क में भी पूछा गया, एसएससी में तो कितनी बार पूछा गया, तो वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तो मरासमस रोग है और एक क्वासियोरकर रोग है, दोनों के दोनों किसकी कमी से होते हैं, वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, तो अगला, राहुल जांगड़ा नमस्कार भाई। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो दो विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी है वो पानी में घुलनशील है। और हम देखते हैं कौन से विटामिन है वो पानी में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन हमारा ए डी ई के वो पानी में घुलनशील नहीं होता। ये किस में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, फैट में सोल्यूबल है। ठीक है, वसा में सोल्यूबल होता है प्यारे बच्चों, वसा में। ठीक है, अगला देखो, मानव शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। मानव शरीर में पूछा गया है, तो मानव शरीर के अंदर पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। सोनू बिश्नोई गुड इवनिंग भाई, बताएं मानव शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप देखोगे मानव शरीर के अंदर पानी की प्रतिशत मात्रा की हम बात करें प्यारे बच्चों, वो लगभग कितनी रहती है, लगभग 60% रहती है। कितनी रहती है, लगभग 60%। ठीक है, अगला देखो आप, विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा विटामिन ई है, विटामिन ई। तो यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन रोग हो जाता है महिलाओं में। कौन सा रोग, बांझपन। और पुरुषों में कौन सा हो जाता है, नपुंसकता। नपुंसकता मीन्स क्या है, इनफर्टिलिटी पावर हो जाएगी। पुरुष में हो या महिला में हो तो ये कौन सी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी, मतलब उसमें बांझपन रोग हो जाएगा। तो हम देखते हैं विटामिन ई है, जो विटामिन ई, तो इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है वो क्या होता है, ब्यूटी विटामिन होता है, ब्यूटी विटामिन है। ठीक है, और सबसे अच्छा स्रोत कौन है, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन तेल है, बहुत ही अच्छा स्रोत है सोयाबीन तेल। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला देखो, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, कोई एक बता सकते हो आप। दूध में भी विटामिन ए होता है, गाजर में भी विटामिन ए होता है, गाजर में भी, दूध में भी, आम में भी। ठीक है,
स्वर्ण चावल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस, इनमें क्या है, विटामिन ए है। ठीक है, अगला, गुड इवनिंग भैया अमन। अगला, गाय के दूध का पीला रंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच द कलर ऑफ काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो। थोड़ा सा येलो येलो रंग है गाय के दूध का, वो किसके कारण है? जल्दी बताएं। बहुत ही बढ़िया, राज करवासरा, अमन, बहुत बढ़िया। तो किसकी वजह से है ये? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से है? कैरोटीन की वजह से। पीला रंग किसकी वजह से है? कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरोटीन की वजह से। अगला देखो आप, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? सभी को ज्ञात होगा ये तो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? खट्टे फल। खट्टे फल है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और आंवला है वो बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला देखो, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी 12। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और यह है पानी में बहुत ही ज्यादा घुलनशील है। पानी में विटामिन बी में, विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं। विटामिन बी में सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील यही रहता है। सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील कौन रहता है? विटामिन बी 12 रहता है। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़े बच्चों। अगला, सूर्य की किरणों से किस विटामिन को मानव शरीर लेता है? सूर्य की किरणों से किस विटामिन को मानव शरीर लेता है? बिल्कुल आसान है। तो बहुत बढ़िया, कौन सा है? सनशाइन विटामिन। कौन सा है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन है वो कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी है का दूसरा नाम क्या है? सनशाइन विटामिन, जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से हमारी त्वचा के द्वारा यह ग्रहण किया जाता है, तो वो कौन सा है? विटामिन डी होता है। अगला, शहद का मुख्य घटक क्या है? मतलब शहद के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? शहद में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? जैसे मानो ऑप्शन में हो, लैक्टोज हो, सेलुलोज हो, सेलुलोज हो, फ्रुक्टोज हो, तो कौन सा पाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन हो।
कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखो प्यारे बच्चों, कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीनी में कौन सा होता है? चीनी में क्या है? सुक्रोज होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास में कौन सा होता है? कपास में क्या है हमारा? कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। दूध में कौन सा होता है? दूध दही में फिर दूध दही में कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है हमारा? लैक्टोज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ये कई बार कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कपास से सेलुलोज हमारा, और सुक्रोज कहां से? चीनी से। ठीक है, अगला, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन से विटामिन है गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा? बताएं। क्या विटामिन बी? स्क्रीन तो ठीक है, अपना सिस्टम ठीक करो भाई आप। पुनीत, स्क्रीन तो सही है, यहां पर तो मामला ठीक है। अपनी रेंज बढ़ाओ, 420 पे देखो, 480 पे देखो, जो भी है रेंज 360 होती है, 480 होती होगी, इन पे देखो आप। ठीक है, गड़बड़ कहीं ना कहीं आपकी ओर से है। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। देखो, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वो कौन सा रहता है? मोस्ट ऑफ विटामिन सी। ये ध्यान रखना, विटामिन सी हो जाता है। और आप देखो प्यारे बच्चों, एक और है जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक अम्ल है हमारा, ये विटामिन बी ही का ही पार्ट है। फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, फोलिक एसिड। ठीक है, तो और विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा और फोलिक अम्ल नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, सोयाबीन का सबसे अच्छा स्रोत है? सोयाबीन का सबसे अच्छा स्रोत है? सोयाबीन का सबसे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है? सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है, ऐसे होना चाहिए। तो सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। ठीक है, प्रोटीन का है। अगला देखो, विटामिन ई की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है? विटामिन ई है वो किसके लिए आवश्यक होता है? मनदीप सिंह भाई गुड इवनिंग, किरण गुड इवनिंग बच्चे। विटामिन ई की किसके लिए आवश्यकता होती है? विटामिन ई है प्यारे बच्चों, विटामिन ई है मुख्य रूप से प्रजनन शक्ति के लिए होता है। किसके लिए? प्रजनन शक्ति के लिए, रिप्रोडक्शन पावर के लिए होता है। रिप्रोडक्शन पावर, प्रजनन शक्ति। मैंने आपको बताया था विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी, और कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी पावर हो जाएगी। रिप्रोडक्शन पावर को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन ई। और मैंने बताया था विटामिन ई क्या होता है? ब्यूटी विटामिन कहलाता है। ठीक है, अगला, वसा में घुलनशील विटामिन। व्हाट विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट? वसा में घुलनशील विटामिन, तो सभी को मैंने पहले भी बताया था, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई के है वो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला देखो, हमारे भोजन में ऊर्जा के अच्छे स्रोत कौन है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड? बताएं। हमारे भोजन में ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? हमारे भोजन में ऊर्जा के स्रोत है वो सबसे बेहतर कौन से माने जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में ऊर्जा के अच्छे स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अगला, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? देखो, कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है, कोई भी 1 ग्राम पदार्थ जो ऊर्जा देता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है?
उष्मीमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मीमान, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू है, पूछी गई है कि कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 1 ग्राम पदार्थ को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वही उस पदार्थ का क्या कहलाती है? उष्मीमान कहलाती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है प्यारे बच्चों? 4.5 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? 4.5 कैलोरी। और प्रोटीन से पूछा जाए तो 5.6 कैलोरी। प्रोटीन से कितनी प्यारे बच्चों? 5.6 कैलोरी। और फैट से पूछा जाए, फैट से, वसा से पूछा जाए तो वसा से कितनी है? 9.1 कैलोरी प्रति ग्राम। 9.1 कैलोरी प्रति ग्राम। ये बात आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद भाई दीपक, जतीन, बहुत बढ़िया। ये है वसा से कितनी है? 9.1 कैलोरी, ठीक है, 9.1। अगला, 1 ग्राम वसा, ये आ ही गया क्वेश्चन। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो कितनी देती है? 9.1 कैलोरी। कितनी देती है? 9.1 कैलोरी। अगला, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी देती है? 1 ग्राम प्रोटीन कितनी देती है? 5.6 कैलोरी देती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन का मुख्य कार्य, अब आपने ध्यान किया होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के शरीर के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो बच्चों के शरीर का विकास करें तो कौन सा आवश्यक रहता है? प्रोटीन। मतलब शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही अति आवश्यक है। और ये पूछ ले कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है ग्रोथ ऑफ द सेल, कोशिकाओं की वृद्धि करना। ग्रोथ ऑफ द सेल, कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक है। कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक, ठीक है। अगला, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बताएं। बताएं विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर का क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है। पहले तो ये ध्यान करोगे आप, क्या है? रक्षात्मक पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्षात्मक। रक्षात्मक किससे? रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो ये हमारे शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि निम्न में से किससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन से हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि यह हमारे शरीर का क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है। रक्षात्मक पदार्थ क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। इसका काम ही क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला, ये बहुत बढ़िया राहुल शिवरानंद, राम राम भाई, बहुत ही बढ़िया। दीपक की भी सुन लो भाई। दीपक बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगला, 14 साल के बच्चों की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14? बताएं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के शरीर के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन, ठीक है। यह ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ही बढ़िया। अगला, निर्जलीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्जलीकरण क्या होता है? पानी की कमी। डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की कमी हो जाए। पानी की कमी होना। पानी की कमी होने पर क्या
पिलाया जाता है, ओआरएस घोल पिलाया जाता है ना, ओआरएस घोल पिलाया जाता है। तो आप देखो ये पूछ रहा है कि निर्जलीकरण के दौरान कौन सा तत्व खत्म हो जाता है, कौन सा तत्व खत्म हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाए तो। प्रेम सिंह गुड इवनिंग भाई। कौन सा तत्व खत्म हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाए तो कौन खत्म हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेशन मींस क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी होना। वो OS घोल के अंदर क्या होता है कि एक तो नमक होता है और कुछ चीनी का घोल होता है, ठीक है। तो आप यदि ORS घोल मार्केट से ना लेके आओ तो आप यह भी कर सकते हो कि आप घर के अंदर नमक और चीनी डालकर एक घोल तैयार कर लो, तो वही क्या होता है ORS घोल हो जाता है। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है व्यक्ति में। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ग्लूकोज है कि हमारा पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। तो आप देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इनमें मोनोसेक्राइड भी होते हैं और हमारे क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड भी होते हैं। पॉलीसेक्राइड मींस क्या है, उनकी एक लंबी सी चेन हो। और ग्लूकोज की क्या है, हम देखते हैं तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। और ये क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, मोनोसेक्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मींस क्या है, वो हमारा क्या है, एक सिंगल है सेक्राइड। तो वो हमारा क्या है, मोनो का मींस क्या होता है, सिंगल, एकल सेक्राइड ग्रुप। तो एक ग्रुप हो वो हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। अगला देखो, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। डाइसेक्राइड मतलब उसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा केमिकल हो, 2 केमिकल हो, वो कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मन, बहुत ही बढ़िया, जल्दी। तो डाइसेक्राइड में कौन कौन से हो गए, डाइसेक्राइड में कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, जैसे फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, और सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, लैक्टोज हो गया, ये क्या हो गए, हमारे डाइसेक्राइड हो गए, ठीक है। अगला पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी चेन बनाई जा सकते हैं। तो आपको मैंने कल एक बात बताई थी, यदि आपने कल की क्लास देखी हो, तो सेलुलोज हमारा क्या है, एक फाइबर होता है, तंतु होते हैं, मतलब लंबी चेन बना सकते हैं। तो पॉलीसेक्राइड में क्या सेलुलोज आ सकता है, बताएं, सेलुलोज आ सकता है पॉलीसेक्राइड में, क्या पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज आ सकता है, बताएं। हाँ सेलुलोज आ सकता है। तो पॉलीसेक्राइड कौन सा है, सेलुलोज आ सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि यह हमारा सेलुलोज क्या है, कपास है हमारा सेलुलोज, क्या लंबी चेन बना सकते हैं, लंबी चेन। मतलब पॉलीसेक्राइड क्या है, बहुत सारे, पॉली मीन्स क्या है, बहु, पॉली मीन्स क्या होता है, बहु ग्रुप। जैसे पॉलीमर बोलते हैं बहुलक, पॉलीमर बहुलक मतलब बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड है। और कोई स्टार्च भी हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड बोला जाता है, स्टार्च भी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है। अगला, पालक में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पालक में हमारी माताएं और बहनों में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। और खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया। ध्यान से देखो, एनीमिया है जो एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, लोहा, Fe एंड फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। आपने ध्यान किया हो, फोलिक एसिड के बारे में मैंने बताया था, ये क्या है, हमारा विटामिन बी का ही एक पार्ट होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड और आयरन है, दोनों की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अरक्तता। तो पालक में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा पाया जाता है, लोहा, ठीक है। आंखों के लिए विटामिन कौन सी अच्छी होती है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया, सुक्रम आयरन ऐसे होता है, सुक्रम आयरन ऐसे है प्यारे बच्चों, आयरन ऐसे होता है, लिखना इंग्लिश में लिखो ना, ऐसे होता है, ठीक है, आयरन Fe। फिर आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छी होती है, आंखों के लिए,
आंखों के लिए विटामिन कौन सा हमारा, विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारी मांस जो मसल्स है, मसल्स बनाने में और सेल बनाने में, मुख्य रूप से ये क्या है, सेल बनाने में, सेल क्या है हमारी कोशिका बनाने में मदद करता है। कौन सी कोशिका बनाने में मदद करता है, हमारी कौन सी, छड़ कोशिका बनाने में यह मदद करता है। छड़ कोशिका कौन सी होती है, रोड सेल होती है। कौन सी होती है, रोड सेल बनाने में यह मदद करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यदि विटामिन ए की कमी होगी तो रोड सेल का निर्माण नहीं होगा, रोड सेल का निर्माण होगा तो शाम होते ही कादर खान हो जाएगा, दिखना बंद। शाम होते ही कादर खान बन जाता है एक फिल्म में, आप कादर खान एक फिल्म में आपने देखा होगा, शाम होते ही दिखना बंद, तो वही है विटामिन ए की कमी से होता है। क्यों, क्योंकि छड़ कोशिका का निर्माण नहीं होता। छड़ कोशिका का निर्माण है, वो छड़ कोशिका किसमें, अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार होती है, अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये रोडोप्सिन के कारण रोडोप्सिन बनता है, इससे विटामिन ए से रोडोप्सिन बनेगा। रोडोप्सिन हमारा क्या है, छड़ कोशिका है, ठीक है। तो ये है आंखों के लिए। अगला, कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सी विटामिन, ये तो पहले भी आ चुका है, विटामिन बी एंड सी। हमारी माताएं बहनें सब्जी काटती है तो वो साथ में सब्जी काटेगी, कई बार धो देती है, कहा कि धो लो इस सब्जी को, है ना। शुरू में तो क्या है, शुरू में तो धोएंगे नहीं, और फिर उसके काट के तो फिर उसको अच्छी तरह से डुबो के विटामिन बी और सी है धो देती है। तो फिर वो गांव के तालाब के पानी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि रोज की रोज आपने विटामिन बी और सी है बेहतर लेना हो तो तालाब के पानी है 1 गिलास रोज की रोज पिया करो, और उससे प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलेगा। कौन, बी और सी, क्योंकि सारा विटामिन वहीं चला जाता है घर का। मजाक कर रहा हूं, कभी शुरू कर दो रोज की रोज एक डोज, बाबा के गोलगप्पों की तरह। अगला, श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताएं श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग, श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग बताएं। श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है प्यारे बच्चों, लंग्स, फेफड़े। श्वसन अंग का प्राथमिक अंग कौन सा है, फेफड़े। सबसे पहले वायु कहां आती है, नाक में। नाक में वायु आना बेहतर माना जाता है मुंह की तुलना में। क्यों, क्योंकि नाक में विशेष प्रकार की हड्डी होती है और जो बाहर की वायु को हमारे शरीर के अनुकूल कर देती है, ठीक है। तो प्राथमिक अंग है जो बेहतर अंग, वो कौन सा माना जाता है, लंग्स माना जाता है। अगला, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वो वॉइस बॉक्स है, ये यहां होता है प्यारे बच्चों, वो कंठनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठनली। ये उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ है। कईयों में ये बिल्कुल चोंच सी निकल आती है, कईयों के अंदर तो चोंच सी मिलेगी, और कईयों में थोड़ा दबा हुआ मिलेगा। घर पे आप थोड़ा काट के देखोगे ना, थोड़ा ब्लेड से काट के देखना, ये थोड़ा उभरा हुआ मिलेगा, यही है वो वॉइस बॉक्स, ठीक है। ब्लेड से काटना, ब्लेड से बिल्कुल सही दिखेगा, काट करना नहीं है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूं। कभी आज ही तेरे लिए मैंने दुनिया छोड़ दी साथियां, कभी ऐसे मिले लेटर में। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो कौन सी होती है, कंठनली। कंठनली को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। यही आवाज पैदा करने के लिए यही जिम्मेदार है। कईयों में देखो हार्मोन पर डिपेंड करता है, हार्मोन पर डिपेंड करेगा ये, और मुख्य रूप से पुरुषों में 12 से 15 वर्ष की आयु में, कब 12 से 15 वर्ष की आयु में स्वर यंत्र का, लैरिंग्स का आकार है, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस स्वर यंत्र का आकार बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, तो इसकी वजह से आवाज है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, थोड़ी सी आवाज है वो मोटी हो जाती है। पुरुषों में आवाज मोटी है, वो कब होती है, 12 से 15 वर्ष की आयु में। कई बार हार्मोनल दिक्कत हो तब उसकी वजह से कईयों में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। कई बार वो बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, उसके अंदर आप ये सोचते हो कि इसके कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, उसके हार्मोनल दिक्कत है, तो उसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार बढ़ा नहीं है, और इसकी वजह से आवाज उसकी पतली रहती है, ठीक है। कई होते हैं ना बिल्कुल बोलते भी, वो उसका दिक्कत कहां है, उसके हार्मोनल दिक्कत है, स्वर यंत्र का आकार बढ़ा नहीं है। अगला देखो, श्वास नली की लंबाई होती है, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वास नली कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है,
12 सेंटीमीटर होती है प्यारे बच्चों। अगला, बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में श्वसन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में श्वसन कहलाता है। देखो, एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय। अवायवीय श्वसन है हमारा क्या होता है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, बिना ऑक्सीजन के, मतलब बिना एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही हमारा क्या है, अवायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वो नॉर्मल सी बात है, हमारा क्या है, वायवीय श्वसन होता है। अगला, अवायवीय श्वसन का उदाहरण बताओ, अवायवीय श्वसन का, अवायवीय श्वसन का। एक मैंने वीडियो डाल रखी है, आपने ध्यान किया हो, बहुत ही बढ़िया बेहतर वीडियो है, शराब बनाने वाली, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की वीडियो डाल रखी है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया उसमें बता भी रखी है। शराब जो तैयार होती है वो किससे होती है, किण्वन प्रक्रिया से। और उसमें क्या करना पड़ता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर में होना चाहिए वो, ठीक है। कई बार शराब है वो इथाइल अल्कोहल की जगह पर क्या बन जाती है, मिथाइल अल्कोहल बन जाती है। मैंने उसमें बता रखा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, आप देखना, केमिस्ट्री की वीडियो में है वो, इथाइल अल्कोहल। केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो केमिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें डाल रखी है। तो वो क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल की जगह कई बार मिथाइल अल्कोहल भी बन जाता है, मिथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब बन जाती है। तो इस तरह से मिथाइल अल्कोहल बहुत ही भयंकर होती है। यदि कोई व्यक्ति है घर पे शराब बनाता है तो कभी भी डायरेक्ट शराब लेनी नहीं चाहिए। राम राम भाई अजय, कभी भी डायरेक्ट है शराब है, आप वैसे ही बना के, आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और आप शुरुआती चरण में बना रहे हो, तो उसमें सीधा ऐसे नहीं है कि 10-15 व्यक्तियों को पिला दो घर में। तो उस समय पर ऐसा करना चाहिए कि कोई व्यक्ति को चुनो, आस पड़ोस के अंदर कोई होता है अनवांटेड एलिमेंट, उसको पिला के देखो। यदि चला भी गया है तो कोई बात नहीं है, वैसे भी उसका प्रकृति में कोई जरूरत नहीं है, तो वो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूप से पहले चेक करो, और चेक करने के बाद में देखो, यदि वो चला गया, कहा कि कोई बात नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, और यदि सही है तो फिर और किसी को आप दे सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, सरिता कुमार, गुड़िया, विकास, राम राम भाई। अगला देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक श्वसन में आखिरी उत्पाद बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। मानव में हम बात करें, मानव में अवायवीय श्वसन की बात करें तो क्या बनेगा मानव में? मानव में तो बन जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और वैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखो, वैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किण्वन प्रक्रिया हमारा उदाहरण था ही। किण्वन प्रक्रिया में क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा प्यारे बच्चों। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनेगा। इथाइल अल्कोहल क्या है? C2H5OH है। C2H5OH है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड ये मानव शरीर के अंदर बनता है। मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑप्शन में या तो मिलेगा लैक्टिक एसिड या मिलेगा हमारा इथाइल अल्कोहल, अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो आप, एरोबिक श्वसन में आखिरी में कितनी एटीपी मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में, एरोबिक को क्या बोलते हैं हम? वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल ऐसे होता है जतिन कुमार, इथाइल अल्कोहल ऐसे, ठीक है। एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी इज रिलीज्ड। कितनी, बहुत ही बढ़िया पवन भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार पवन दीपक, बहुत ही बढ़िया। कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया, 38 होती है। कितनी होती है? 38। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है? 38 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एटीपी फुल फॉर्म क्या है? एटीपी फुल फॉर्म, तो एटीपी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा हमें एटीपी से ही प्राप्त होती है, एटीपी से ही प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। अगला देखो आप,
फेफड़े की टीएलसी, टीएलसी, टीएलसी में क्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी। फेफड़े की टीएलसी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, कितनी मिलीलीटर होती है, लीटर होती है, बताओ। 5 से 6 लीटर हम पढ़ते हैं, टोटल टीएलसी कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर। और जब मिलीलीटर के अंदर पूछ ले तो वो क्या मिलेगा ऑप्शन में, या तो मिलेगा 6000 मिलेगा या 5500 मिल जाए, इस तरह से। मोस्टली हम क्या बोलते हैं, अधिकतम तो क्या कितनी होती है, 6000 मिलीलीटर, ऑप्शन में 6000 मिलीलीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 6000 मिलीलीटर, मतलब 5 से 6 लीटर। अगला, ट्रेकिया किस तंत्र का हिस्सा है, ट्रेकिया इज द पार्ट ऑफ, ट्रेकिया इज द पार्ट ऑफ। तो नॉर्मल सी बात है, हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, श्वसन तंत्र का ही भाग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का भाग है। अगला, श्वास नली किसमें विभाजित होती है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू, मतलब आगे जाके ट्रैकिया है वो किसमें डिवाइड हो जाएगी, अमन बहुत बढ़िया, राहुल, अमन, दीपक, पवन, जतीन, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताएं, बहुत ही बढ़िया, किसमें हो जाती है, श्वास नली, कौन क्या बोलते हैं उसको, श्वास नली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी श्वसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकी में, किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकी में। ब्रोंकी को क्या हम बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द पिगमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन कौन है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। ममतेश नागर, गुड इवनिंग भाई। केडी सिरसा वाला, आप पहुंचे हो, जय हिंद, बताएं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो कौन है जो श्वसन को ले जाने का काम करता है, श्वसन को ले जाने का काम करता है, वो कौन है हमारा, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है वो कौन है, हीमोग्लोबिन है प्यारे बच्चों, कौन है, हीमोग्लोबिन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन वर्णक, वर्णक क्या होता है, पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट तो हमारा कौन है, हीमोग्लोबिन ही है। तो हीमोग्लोबिन ही तो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कितने अणुओं को लेकर जाता है, Hb4O2, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है और क्या बना लेता है, HbO8 बना लेता है, इस तरह से। तो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन आएगा। मानव में सामान्य श्वसन दर होती है, मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल 72 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई। तो देखो आपको ध्यान हो, जो यदि नहीं ध्यान हो कोई बात नहीं, देखो ये हमारा जो श्वास नली है, तो श्वास नली के बाद में जब फेफड़ों में हम जाते हैं तो ये हमारी क्या रहती है, एल्विलोई होती है, क्या होती है, एल्विलोई। इनको हम क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कुपिका, कुपिका है, एल्विलोई बोलते हैं इसको। इनको वायु कोष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनमें वायु भरी होती है, वायु कोष है, वायु कोष में वायु भरती है तो हमारे क्या है, फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, क्या फेफड़े फूल जाएंगे, कुपिका बोलते हैं इनको। और
इसके अंदर वायु यदि श्रिंक है तो उसमें क्या थोड़े फेफड़े नॉर्मल रहते हैं। तो हम देखते हैं आप कई बार चेस्ट को फुलाते हो, जब कभी आर्मी के हो, पुलिस की हो, तो उस समय पर कोई भर्ती हो तो उस समय पर आपने ध्यान किया हो, आप चेस्ट को फुलाओगे तो किसमें, कुपिका के अंदर वायु भरते हो, एल्वियोलाई के अंदर वायु भरते हो। अगला, किस अंग से मछली सांस लेती है? किस अंग से मछली सांस लेती है? राम राम भाई, मस्त हरियाणा वाले। किस अंग से मछली सांस लेती है? तो किससे लेती है प्यारे बच्चों? गलफड़ों से, गलफड़ों से, गिल्स से। देखो जो ये सीरीज चल रही है, इतने शानदार क्वेश्चन है और इतने कम समय में मैं इतने शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि काम बहुत करना है और बहुत ही ज्यादा मेरे पास में मटेरियल है जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा करवाऊं। तो ये इतना जबरदस्त टॉपिक है और इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि आप बेहतर तरीके से करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? आर्मी की एग्जाम की कोई न्यूज नहीं है। आर्मी की एग्जाम की न्यूज ये है कि जनवरी में होगा, है ना, जनवरी में चांस है। और साथ में आवाज भी उठाते रहा करो आप, रक्षा मंत्री को बोलते रहा करो। किसके माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया। बैंगनी होता है, क्या होता है? बैंगनी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो आपको किसी को, बैंगनी वायलेट रंग होता है। क्या होता है? वायलेट, बैंगनी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? वायलेट होता है, बैंगनी होता है, ठीक है। अगला, ऑक्सीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? ऑक्सीमोग्लोबिन, जब उसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाए तब रंग कैसा होगा? हाँ, हर रोज होती है क्लास, 5:30 बजे का टाइम है। तो कौन सा होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तब हमारा इसका होगा रेड कलर। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? रेड होगा, ठीक है। किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? द लिविंग बींग्स हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। ब्रेन नहीं होता, कौन सा जीव है? जल्दी बताएं। किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? रेड ऑक्सीमोग्लोबिन का होता है ना, रेड पूछ रहे हैं कि केडी सिरसा वाला पूछ रहा है कि रेड किसका होता है? वो ऑक्सीमोग्लोबिन का होता है, रेड। यदि प्योर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का देखेंगे तो हमारा क्या रहेगा? बैंगनी रहेगा। किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? द लिविंग बींग्स हैज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। तो कौन है? स्टार फिश। कौन सी है? स्टार फिश, तारा मछली। क्या है? तारा मछली, स्टार फिश। अगला, सफेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? सफेद फेफड़ों की बीमारी, व्हाइट लंग्स डिजीज इज मेनली अमंग द वर्कर, किन वर्करों में पाई जाती है? कहां काम करने वाले वर्करों में पाई जाती है? जल्दी बताएं। जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करते होंगे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हुए मिलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड को हम बोलते हैं जो कीटनाशक, हिंदी में क्या बोलते हैं? कीटनाशक। कीटनाशक उद्योग में, कीटनाशक उद्योग के अंदर जो काम करते होंगे उनमें क्या मिलेगी? व्हाइट लंग डिजीज रोग मिलेगा। कौन सा मिलेगा? व्हाइट लंग डिजीज। अगला, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों है? देखो, तंबाकू में से कैंसर होता है वो तो पता है भी, निकोटीन होता है। निकोटीन के अलावा बताना है, कभी निकोटीन ही बोल दो। निकोटीन के अलावा हम देखें तो इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र के हिसाब से निकोटीन तो पता है सभी को,
बताएं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें कौन सी होती है? सीओ गैस होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड है, बंद कमरे में अंगीठी जलाओगे तो भी क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कई बार आप देखो, अब सर्दी आ गई है, बंद कमरे में अंगीठी जला लेते हैं कोयला लेके। अंगीठे मतलब समझते हो आप? आरा बोलते हैं अपने, नॉर्मल ऐसी होती है अंगीठी। कभी सोचो अंगीठी पता नहीं क्या है। कई एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने अंगीठी बताया, तो अंगीठी है, बच्चा अंगूठी को अंगीठी समझ रहा था। कहा सर अंगीठी में कैसे जलाते हैं? तो इस तरह से भी मिल सकते हैं, कई कई कलाकार होते हैं। तो अंगीठी है वो अपना आरा है ना, आरा जो बड़ा सा, वो उसी को अंगीठी बोल देते हैं। इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर कई लोग हैं बंद कमरे में अंगीठी जला लेंगे, और बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कई बार बुजुर्ग व्यक्ति के जो बुजुर्ग व्यक्ति है बिल्कुल बीमार सा चल रहा है, उसके नीचे है वो कमरे को गर्म करने, उसके आसपास है वो आरा रख के चले जाते हैं और कमरे को बंद कर जाते हैं। और फिर उसके बाद में सुबह है बेचारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, क्योंकि क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया कर लेगा, HbCO बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक जहरीला पदार्थ है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और फिर सुबह है वो शांत हुआ मिला। ठीक है, बुजुर्ग शांत तो होगा ही। ठीक है, फिर कहा कि इतना अच्छा आदमी था, बिल्कुल तंग भी नहीं किया किसी को, कहा कि चला गया। ये नहीं पता कि पूरा का पूरा योगदान तुम्हारा ही है इसमें। क्योंकि व्यक्ति में क्या कर दिया? बुजुर्ग व्यक्ति में HbCO बना दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और बेचारे का साइलेंट किलर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मतलब चुपचाप मारने वाली गैस, दम भी नहीं घुटेगा। और बुजुर्ग बेचारा शांत हुआ मिला। और फिर कहते हैं कि इतना जबरदस्त आदमी था, बिल्कुल तंग नहीं किया किसी को, शांत तरीके से बिल्कुल डेथ हो गई। और ये नहीं पता कि पूरा योगदान है, तुम ही तो इसके पास में रखे गए थे, ये स्रोत मरने वाला। अगला देखो, जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सांस लेने की दर घटती है या बढ़ती है? सीधी सी बात है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अपडेटेड हरियाणा दर्पण है, वो आएगी, अभी आई नहीं है। अभी तो कुछ अपडेटेड करके बच्चों को ही दी थी, जो अपने एकेडमी में क्लास लगा रहे हैं, बेचने के लिए नहीं निकाली। वो अपडेट होके 1 महीने बाद आएगी, अपडेटेड अगले महीने आएगी। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? बढ़ती है। देखो क्या होगा? बढ़ती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? नॉर्मल सी बात है। देखो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होगी तो व्यक्ति है वो ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेगा तो जो उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग वो क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला, मादक किण्वन का अंतिम उत्पाद है, मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करें तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करें तो मैंने आपको बताया, तो नॉर्मल सी बात है कि एल्कोहलिक करोगे तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। मैंने आपको बताया था मानव शरीर में तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और वैसे 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 हम देखें इथाइल अल्कोहल, वैसे कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल। अगला देखो आप, लंबे समय तक जोरदार शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभूति होती है। तो कौन थकान की अनुभूति होती है तो क्या बनता है? देवेंद्र यादव, जय हिंद भाई। तो किसका निर्माण होता है? ये बता दिया था मैंने पहले भी, लैक्टिक अम्ल का। मानव में थकने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल है। अगला देखो आप, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? अधिकतर है कीट वो किससे श्वसन करते हैं?
लैक्टिक एसिड ऐसे होता है, लैक्टिक एसिड। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर, तो वो किससे होता है? ट्रैकियल सिस्टम से, मतलब ट्रैकियल तंत्र होता है उसमें, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? ट्रैकिया से, ट्रैकिया से सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं फिर ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल तंत्र से लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो आप, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कितनी होती है? 46। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 46। अगला, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग जनरली कंटेन। अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग है वो क्या रखता है? एक्स गुणसूत्र रखता है प्यारे बच्चों। क्या रखता है? एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र रखता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग जनरली क्या रखता है? वो क्या रखता है? एक्स गुणसूत्र रखता है। ठीक है, क्या रखता है? एक 1x क्रोमोसोम्स, 1x क्रोमोसोम्स। मतलब फर्टिलाइज नहीं है, देखो अनफर्टिलाइज है ह्यूमन एग जनरली क्या रखेगा? 1x क्रोमोसोम्स रखेगा। ठीक है, अगला, पुरुष में पुरुषों के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषों के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? मतलब जो विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रोमोसोम्स पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्कुलिनिटी इन मेल। मतलब एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो ही क्या बनेगा? पुरुष बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मस्त हरियाणा वाले विक्रम, जय हिंद भाई। अमन रेडू बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हो। विक्रम, अजय, राहुल बहुत ही बढ़िया, अनुगिल बहुत ही बढ़िया, और भी बच्चे, राहुल बहुत ही बढ़िया। अगला, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? जेडी वाटसन एवं क्रिक ने, जेडी वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने दिया, एवं क्रिक ने दिया, जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में दिया था। कब दिया था? 1953 में। इसलिए इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 में। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आएगा यहां पर, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल मींस क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगला, गुणसूत्र में होते हैं क्रोमोसोम्स कंटेन, गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं इसमें। ठीक है, अगला, जीवन का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इज, जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? जीवन का ब्लूप्रिंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, जीवन का ब्लूप्रिंट पूछा जाए प्यारे बच्चों, वो कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। ठीक है, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला, वह कोशिका जिसमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, द सेल इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर द बर्थ। जन्म के बाद में कोई विभाजन नहीं होता, तो कौन सी है हमारी सबसे लंबी कोशिका? कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तो न्यूरॉन है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के अंदर कोई विभाजन नहीं होता। अगला, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकांग माना जाता है? जल्दी बताएं। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है?
करंट अफेयर आ सकती है भाई, एलएम में करंट अफेयर आ सकती है। तो किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है प्यारे बच्चों। किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मैंने आपको कल बताया था जब सेल करवाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए। और इसको सेल के अंदर सेल भी कहा जाता है। तो निम्न में से कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकांग माना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या खासियत होते हैं? उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, नॉर्मल सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा? ये तो सेल के अंदर ही होता है। तो सेल है, सेल का ही पार्ट है ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखो यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसलिए क्या बोला है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है एक जिसमें डीएनए हो गया। तो डीएनए हो गया तो कहीं ना कहीं वह क्या लक्षण रखता है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण रखता है। इसलिए इसको बोला गया यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कौन सी? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो इसी वजह से यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अगला, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कल बताया था मैंने, लाइसोसोम। लाइसोसोम है कोशिका की क्या कहलाती है? पाचन थैली कहलाती है प्यारे बच्चों। क्या कहलाती है? पाचन थैली। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। लाइसोसोम है, अधिक आयु की कोशिका की मृत्यु यही होती है। इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, और साथ ही साथ में इसको डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जय हिंद भाई अमरजीत। लाइसोसोम बहुत बड़ी, आर्मी का पेपर होगा, पेपर तो, लेकिन अभी नहीं है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारी इतनी जबरदस्त सीरीज है, यदि आप कितने भी पुराने पेपर उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से गुजरते हुए मिलेंगे। इसकी कम से कम हमारी 10-15 क्लास बनेगी बायोलॉजी की, और 10-15 क्लास में आपका ओवरऑल बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो बोटनी और जूलॉजी मोस्ट ऑफ हो जाएगा। और बोटनी के क्वेश्चन आप देखोगे, हरियाणा पुलिस में आए हुए क्वेश्चन आप देखोगे कि बोटनी के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में 9th क्लास में आते हैं, वो क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। क्योंकि बच्चे करते हैं जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, 10th की पढ़ लेते हैं और सारी नहीं पढ़ते। हाँ, स्थानीय स्वशासन की क्लास है, लगातार है, वो तो रात को है ही, वो तो 10:30 बजे की क्लास है। जो ग्राम सचिव के बच्चे हैं, ग्राम सचिव पटवारी के बच्चे, तो उनके लिए रात की क्लास है स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट की। वो कितने बजे है? 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 बजे। ठीक है, कांस्टेबल की कट ऑफ है, देखो ना तो मैं कोई रणछोड़ दास बाबा, ना कोई मैं गोलगप्पे वाला बाबा हूं मैं बता दूं आपको भी इतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये है कि क्वेश्चन है आपके 60 क्वेश्चन तो हो, और आगे 8 नंबर बनते हो, आगे के 8 नंबर जुड़ते हो, तो श्योर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये है भी, इसमें आप कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि कल को आप ये कहोगे आप तो ये बोल रहे थे भाई इतनी कट ऑफ है, तो अपना कोई इतनी ज्यादा भड़क लेते नहीं है। जिंदगी में और बहुत सारे काम है करने के लिए, तो इसलिए टेंशन फ्री क्यों फालतू है। कई लोग वीडियो बना देते हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बना रहे लेते हैं, लेकिन अपना ऐसा आप बनाते नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं करते हैं। और ना ही अपना क्यों कोई वो रहता है कि भी ज्यादा वीडियो देखेंगे लोग और बहुत बढ़िया होगा कुछ। बस ये है कि फोकस केवल बस पढ़ाई पे है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसमें कोई चेंज तो हो नहीं सकता नंबरों में, है ना, जो जितने नंबर है। हाँ, ये है कि भाई जिस तरह ये है कि 60 क्वेश्चन है जनरल कैटेगरी के अंदर, 8 आगे है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि चांस है। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही कट ऑफ है, बस पत्थर की लकीर है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाते। आपने देखा होगा अपने इम्पैक्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर कोई इस तरह की वीडियो बनाते नहीं है पे, क्योंकि एक तो समय भी नहीं होता, दूसरी बात ये है कि वो कुछ कमेंटमेंट वगैरह ऐसा बोलते नहीं है। नॉर्मली बच्चे पूछ लेते हैं तो बता देते हैं इतनी कट ऑफ है। और तो और आप आर्मी में भी नहीं बताते कि भी इतनी कट ऑफ है, क्योंकि पोस्टों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चे कितने पढ़ने वाले होते हैं। 40 क्वेश्चन है,
तो भी 40 क्वेश्चन तो बहुत ही कम है ना। कोई भगवान की कोई कृपा हो गई गोलगप्पों की, फिर तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन बहुत ही कम है, क्योंकि बच्चे देखो 40 क्वेश्चन है, बच्चों ने बहुत ही बढ़िया कर रखे हैं। और नॉर्मलाइजेशन का ऐसा सिस्टम है, मैं कह दूं, और 40 में भी क्या पता इस तरह से कृपा हो जाए गोलगप्पों की, कोई खट्टर की कृपा हो जाए, तो ऐसी कैटेगरी में कुछ चांस है, लेकिन आप पूरा नहीं बोल सकते भाई। फिजिकल के ही चांस मुश्किल अटके हुए हैं। तो आप जिससे भी पूछो वो पूछ सकते हो। देखो क्या है, बेशक देखो कोई भी एकेडमी का हो, जो आपने कमेंट किया है अनु बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा। देखो क्या है, टीचर सभी है, मैं तो बल्कि है हर एक कोई भी टीचर हो, सभी के लिए ये है, सभी के लिए बस ये है कि बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, देखो सही है, किसी के बारे में गलत क्यों बोलना है अपने को। अपना स्वभाव ऐसा है, किसी के बारे में कोई गलत मत बोलो, बस जो काम कर रहा है अपना करने दो। और यदि बच्चों को पसंद नहीं है कोई, बस मत जाओ उसके पास में, क्यों सुनो उसकी, तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो उनका कुछ, किसी का कोई बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना बच्चों का है, ठीक है। तो इसलिए आप इन फालतू बातों पर ध्यान ना देकर अपना काम करो, सिलेक्शन लो। नौकरी लेने के बाद में फुर्सत ही नहीं मिलेगी इन चीज़ों की। क्या पता इम्पैक्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी आप कभी कभी खोलो। तो इसलिए आप मेन बात तो है, फोकस करो पढ़ाई पर, आनंद भी लो साथ में, ठीक है। लेकिन किसी को, वही बात है वो कौन सा गायक है, किसी की निजी जिंदगी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। तो इस टाइप से आप जिंदगी, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।